हेलो एवरीवन। नेक्स्ट सिविल जोन के ऑनलाइन मंच पर आप सभी का स्वागत। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोगों की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। प्रीवियस क्लास में हमने राज्यपाल के बारे में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनके बारे में चर्चा की। इसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हुए आज एक नए टॉपिक मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो चलिए वक्त को गवाए बिना शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री सचिवालय की स्थापना कब की गई थी? मुख्यमंत्री सचिवालय, राजस्थान में मुख्यमंत्री सचिवालय की स्थापना 1951 में की गई थी। कब की गई थी? 1951 में। इसका एक सचिव होता है, मुख्यमंत्री सचिवालय होता है, उसका प्रमुख कौन होता है? एक सचिव होता है। इस सचिव को मुख्यमंत्री का सचिव भी कहा जाता है, सीएम का सेक्रेटरी भी कहा जाता है। मुख्यमंत्री सचिवालय का प्रमुख सचिव होता है, इस सचिव को मुख्यमंत्री का सचिव भी कहा जाता है। और ये जो सचिव होता है ये एक भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है, एक आईएएस अधिकारी होता है। ठीक है, तो अपने मुख्यमंत्री सचिवालय की स्थापना कब हुई? 1951 ईस्वी में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि संसदीय सचिव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में पूछा है? संसदीय सचिव के बारे में। तो थोड़ा सा देख लेते हैं संसदीय सचिव के बारे में। संसदीय सचिव, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। पहली बात, संसदीय सचिव होते हैं ये विधानमंडल के सदस्य होते हैं। किसके होते हैं? विधानमंडल के सदस्य होते हैं। देखो, जिस राज्य में एक सदन है वहां पर तो विधानसभा के होंगे, और जहां पर दो द्विसदनीय व्यवस्था है, मतलब विधानसभा और विधान परिषद है, वहां पर ये संसदीय सचिव किसी के भी सदस्य हो सकते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया कि संसदीय सचिव है वो विधानमंडल के मेंबर होते हैं। इन्हें सामान्यतः राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है। कौन सा दर्जा दिया जाता है? राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है। ठीक है साहब, संसदीय सचिव। फिर संसदीय सचिव केवल अपने सदन की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर संसदीय सचिव विधानसभा के सदस्य हैं तो वह केवल विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेंगे, अगर विधानमंडल के सदस्य हैं तो विधानमंडल की कार्रवाई में भाग लेते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है अपने पार्लियामेंट में क्या होता है, जैसे प्रधानमंत्री होते हैं, हम देखते हैं प्रधानमंत्री अगर लोकसभा के सदस्य होते हैं फिर भी वो विधानसभा अपने राज्यसभा की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। जैसे हम महाधिवक्ता पढ़ते हैं तो महाधिवक्ता सदन किसी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, परंतु संसदीय सचिव जिस सदन के सदस्य होंगे उसी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि विधानमंडल के किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकते, अपने ही सदन की कार्रवाई में भाग लेंगे। ठीक है, संसदीय सचिव हो गए। फिर अगर राजस्थान की बात करें स्पेसिफिक, तो राजस्थान में जो संसदीय सचिव पोस्ट है वो चौथी विधानसभा के दौरान शुरू की गई थी। कब शुरू हुई? चौथी विधानसभा में। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। चौथी विधानसभा कब? 1967 में। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान में संसदीय सचिव पोस्ट कब से शुरू हुई? चौथी विधानसभा में। किसके कार्यकाल में? मोहनलाल सुखाड़िया के कार्यकाल में। और कब शुरू हुई? 1967 में। ठीक है, ये अपने हो गए संसदीय सचिव के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा। ठीक है, अब स्टेटमेंट देख लेते हैं। ये विधानमंडल के सदस्य होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है? नहीं, इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा नहीं होता है। कौन सा किसका होता है? इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। तो ये स्टेटमेंट अपना गलत हो गया। ये विधानमंडल के किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकते हैं? नहीं, किसी भी सदन की बैठक में भाग नहीं ले सकते। ये जिस सदन के सदस्य होते हैं उसी सदन की बैठक में भाग ले सकते हैं। फिर है रामनारायण बिश्नोई समिति का संबंध इससे से रहा है? बिल्कुल सही है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए रामनारायण बिश्नोई समिति का संबंध किससे रहा है, तो संसदीय सचिव से रहा है। और रामनारायण बिश्नोई समिति ने यह कहा है कि संसदीय सचिव है वह लाभ का पद नहीं है। ठीक है, तो अपना स्टेटमेंट 1 और 4 सही है। सही पूछता है 1 और 4।
2 नंबर अपना क्या हो गया इसका सही हो गया। तो ये अपना था संसदीय सचिव के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन भारत की संविधान सभा का सदस्य नहीं रहा है। देखो प्रीवियस क्लास में भी मैंने बताया था कि जितने भी राज्यपाल पढ़ रहे हैं तो उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि कौन संविधान सभा के सदस्य रहे थे, कौन अंतरिम सरकार के सदस्य रहे थे, कौन लोकसभा के सदस्य हैं, कौन राज्यसभा के सदस्य हैं, ठीक है, कौन दोनों सदनों के सदस्य हैं, ठीक है, या संसद के सदस्य हैं। इसी प्रकार हमें मुख्यमंत्री का भी ध्यान रखना होगा कि कौन से मुख्यमंत्री है वो संविधान सभा के मेंबर रहे हैं, कौन से मुख्यमंत्री लोकसभा के सदस्य रहे हैं, कौन से मुख्यमंत्री केंद्र में मंत्री रहे हैं, कौन से मुख्यमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, कौन से मुख्यमंत्री संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे हैं। ये सारी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। तो अब ये पूछ रहा है कि भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। तो हम सब जानते हैं कि भारत की जो संविधान सभा थी उसमें राजस्थान के 15 मेंबर थे। उनमें से 3 मेंबर थे वो जो शुरुआत में तीनों मुख्यमंत्री थे ना राजस्थान के, ये शुरुआत वाले तीनों मुख्यमंत्री संविधान सभा के सदस्य थे। शुरुआत के तीनों मुख्यमंत्री कौन? हीरालाल शास्त्री, सी.एस. वेंकटाचारी और जयनारायण व्यास। तो हीरालाल शास्त्री हो गया, सी.एस. वेंकटाचारी हो गया, जयनारायण व्यास हो गया। इसका मतलब टीकाराम पालीवाल अपने क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सी.एस. वेंकटाचारी के बारे में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं जिसका संबंध राजस्थान से नहीं रहा। मतलब क्या हुआ कि ये राजस्थान से बिलोंग नहीं करते थे। ये कहां से बिलोंग करते थे? कर्नाटक से। कहां से बिलोंग करते थे? कर्नाटक से। और ये क्या था? खुद एक आईसीएस अधिकारी थे, इंडियन सिविल सर्वेंट, जिसको वर्तमान में आईएएस कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया अपना? टीकाराम पालीवाल। अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से पदभार ग्रहण करने का सही क्रम क्या है? देखो भाई, इसमें मैं ये कहूंगा कि राज्यपाल और उसके बाद में मुख्यमंत्री, इनका पदभार का क्रम जरूर देख लेना। आपको सारे याद होना चाहिए कि सबसे पहले राज्यपाल कौन रहा, उसके बाद से लेकर आज तक कौन है। इसी तरह मुख्यमंत्री हीरालाल जी शास्त्री से लेकर भजनलाल जी शर्मा तक जितने भी मुख्यमंत्री रहे, इनका क्रम आपको याद होना चाहिए, पहले कौन उसके बाद कौन। एग्जाम में कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन पहला कह रहा है बरकतुल्ला खान, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया। तो अपना ये सही आंसर हो गया। पहले 71 में बरकतुल्ला खान बने थे, फिर हरिदेव जोशी सरकार, फिर भैरव सिंह शेखावत और उसके बाद में जगन्नाथ पहाड़िया की सरकार। ठीक है, तो ये अपना 1 नंबर अपना सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के पहले ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे। अब हमें ध्यान रखना है कि राजस्थान के ऐसे 4 मुख्यमंत्री हुए हैं जो अपने पद की शपथ लेते समय राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे। कितने थे? 4 मुख्यमंत्री, 4 सीएम ऐसे हुए हैं जो शपथ लेते समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे। 4 कौन कौन? भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत, उसके बाद में जगन्नाथ पहाड़िया, इसके बाद में हरिदेव जोशी और उसके बाद में अशोक गहलोत। उस समय क्या था? ये लोकसभा के सदस्य थे जब सीएम बने थे। तो राजस्थान के ऐसे 4 मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते समय राजस्थान की विधानसभा के सदस्य नहीं थे। 4 कौन कौन से? भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया, हरिदेव जोशी। कुछ लोग हरिदेव जोशी को मानते हैं, कुछ नहीं मानते। इसका कारण मैं बताऊंगा। फोर्थ अशोक गहलोत। हरिदेव जोशी इसलिए होगा कि हरिदेव जोशी का जो थर्ड टेन्योर था 1989 में, उस समय ये राजस्थान की विधानसभा के सदस्य नहीं थे। पहले 2 बार मुख्यमंत्री बने थे तब ये विधानसभा के सदस्य थे, परंतु तीसरी बार जब मुख्यमंत्री बने तब ये राजस्थान की विधानसभा के सदस्य नहीं थे। इसीलिए कितने हो जाएंगे अपने? 4 मुख्यमंत्री। अब ये क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के पहले ऐसे पूछ रहा है। ये कह रहा है कि सबसे पहले ऐसे कौन से मुख्यमंत्री थे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने कौन है? भैरव सिंह शेखावत। सबसे पहले की बात आ रही है इसीलिए भैरव सिंह शेखावत। अगर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते समय विधानसभा के सदस्य थे, अगर ये क्वेश्चन हो जाता, यहाँ पर नहीं हटा देते और पहले हटा देते, तो अपना आंसर क्या हो जाता? बरकतुल्ला खान हो जाता।
क्योंकि बरकतुल्ला खान जब विधानसभा के सदस्य मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे थे उस समय विधानसभा के ये सदस्य थे। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या करी, यहाँ सबसे पहले कह रहा है पहले मुख्यमंत्री कौन से थे और शपथ लेते समय विधानसभा के सदस्य, तो पहले अपने भैरव सिंह शेखावत थे। ठीक है, अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे। अच्छा क्वेश्चन है, कौन लोकसभा के सदस्य रहे हैं, कौन लोकसभा के नहीं रहे, कौन राज्यसभा के रहे, कौन राज्यसभा के नहीं रहे, एक एक करके इनको सब हम देख लेते हैं ना। सबसे पहले देख लेते हैं लोकसभा के। राजस्थान के 6 मुख्यमंत्री ऐसे हुए हैं जो लोकसभा के सदस्य रहे, और बात करेंगे उसके बाद में राज्यसभा की। राजस्थान के 4 ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं जो राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। सबसे पहले नंबर 1 टीकाराम पालीवाल, नंबर 2 जगन्नाथ पहाड़िया, नंबर 3 अशोक गहलोत, नंबर 4 वसुंधरा राजे, नंबर 5 हीरालाल शास्त्री, नंबर 6 शिवचरण माथुर। इधर बात करें राज्यसभा के, नंबर 1 टीकाराम पालीवाल, नंबर 2 जगन्नाथ पहाड़िया, नंबर 3 जयनारायण व्यास, और नंबर 4 अपने भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत। राजस्थान के 6 ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं जो लोकसभा के सदस्य रहे। कौन कौन से? टीकाराम पालीवाल, जगन्नाथ पहाड़िया, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, हीरालाल शास्त्री और शिवचरण माथुर। ये सबसे पहले नाम मैंने इसीलिए लिखे, इसका कारण मैं बाद में बताऊंगा। इसके बाद में याद रखना, दो तो याद रखना ही आपको, टीकाराम पालीवाल और जगन्नाथ पहाड़िया, ये तो कंपलसरी है। उसके बाद में याद रखने का तरीका, दो अपने कौन से हो गए द्विदलीय व्यवस्था वाले, वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत। एक अपने हीरालाल जी शास्त्री, और एक आपको याद क्या रखना है, शिवचरण माथुर याद रखना है। यहाँ राज्यसभा के सदस्य देख लें तो टीकाराम पालीवाल, जगन्नाथ पहाड़िया। इसके बाद में अपने दो कद्दावर नेता जयनारायण व्यास और भैरव सिंह शेखावत, ये राज्यसभा के मेंबर रहे थे। वैसे भैरव सिंह शेखावत है वो इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था बाड़मेर से, परंतु ये चुनाव हार गए थे। ठीक है, तो लोकसभा के कितने? 6 मेंबर, राज्यसभा के कितने? 4 मेंबर। ठीक, अब ये जो दो नाम है आपको, इसमें एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट ये है कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे हैं, क्या क्वेश्चन पूछा जाए राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के सदस्य रहे हैं, तो उस स्थिति में अपना क्या होगा, आंसर क्या होगा? टीकाराम पालीवाल और जगन्नाथ पहाड़िया। यहाँ देखो दोनों में कॉमन है, इसीलिए ये दोनों नाम मैंने सबसे पहले लिखे। और क्वेश्चन यहाँ से पूछने की प्रबल संभावना है, तो यहाँ से क्वेश्चन किसी भी रूप में पूछा जा सकता है कि कौन लोकसभा के सदस्य रहे, कौन नहीं रहे, कौन राज्यसभा के सदस्य रहे, कौन नहीं रहे, कौन संसद की दोनों सदनों के सदस्य रहे, कौन दोनों संसद की सदनों के सदस्य नहीं रहे, किसी भी रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अपने को ध्यान रखना है टीकाराम पालीवाल और जगन्नाथ पहाड़िया ये लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के सदस्य रहे हैं। ठीक, अब अपने देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। ये पूछ रहा है कि कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे, नहीं वाले पूछ रहे हैं, तो कौन रहे हैं उनको हटा दो, बाकी नए वाले हो जाएंगे। हरिदेव जोशी, टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल नहीं रहे, अपने लोकसभा के सदस्य रहे हैं। ये किनके रहे? राज्यसभा के। ये राज्यसभा के, ये किसी के नहीं, तो अपने आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 4, 3 नंबर अपना आंसर हो जाएगा। ये 3 है वो
अपने लोकसभा के सदस्य नहीं रहे। ठीक है, बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने संपूर्ण राजनीतिक में किसी भी राज्य के राज्यपाल नहीं रहे। तो ध्यान रखना है, राजस्थान के ऐसे 4 मुख्यमंत्री हुए हैं जो इन फ्यूचर किसी भी राज्य के राज्यपाल बने हैं। कौन कौन से? हरिदेव जोशी, जगन्नाथ पाड़िया, शिवचरण माथुर और भैरव सिंह शेखावत नहीं है। भैरव सिंह शेखावत की जगह क्या है? मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया। तो राजस्थान के ऐसे 4 मुख्यमंत्री जो बाद में किसी अन्य राज्य के राज्यपाल भी बने अपने, कौन कौन से हैं? हरिदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया, जगन्नाथ पाड़िया और शिवचरण माथुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? भैरव सिंह शेखावत आंसर हो जाएगा 2 नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि मुख्यमंत्री या मंत्री के रूप में नियुक्त व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है कि उसमें अनुच्छेद 173 के अधीन अर्हताएं होनी चाहिए और उसमें अनुच्छेद 190 के अधीन निहित अर्हताएं नहीं होनी चाहिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इसमें अनुच्छेद 173 के अधीन अर्हताएं होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। जो मुख्यमंत्री या मंत्री होते हैं उनकी अर्हताओं का उल्लेख, योग्यताओं का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 173 में किया गया, 173 के अंतर्गत किया गया। क्या योग्यता है? सिंपल सी वही, वह भारत का नागरिक होना चाहिए और इसकी मिनिमम एज बताई हुई। अगर वह विधानसभा का सदस्य है तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष और यदि विधान परिषद का सदस्य है तो उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट अपना सही हो गया। दूसरा, निर्भरता के बारे में बता रहा है कि अनुच्छेद 190, तो अनुच्छेद 190 नहीं, अनुच्छेद क्या है? 191 है, 191 दी हुई है। ठीक है, तो अपना ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। तो ये कह रहा है सही कूट कौन सा है? तो केवल एक अपना सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया। ठीक है, बाद में ये राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी बने। ठीक है, इसके बाद में इन्होंने राजस्थान के वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। ये कथन राजस्थान के निम्नलिखित प्रमुख नेताओं में से किसका उल्लेख करते हैं? ठीक वैसा ही क्वेश्चन था जैसा क्वेश्चन हमने पहले गवर्नर के बारे में चर्चा किया था कि गवर्नर की कुछ विशेषता या काम के बारे में हमें दे दिया जाएगा और हमसे पूछा जाएगा कि ये कौन से गवर्नर के बारे में है। ठीक है, तो ये किसके बारे में बता रहा है? हीरालाल देवपुरा के बारे में। किसके बारे में? हीरालाल देवपुरा के बारे में। इन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बने थे, विधानसभा के अध्यक्ष भी बने थे और वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया था। और ये राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने कभी भी विधानसभा का सामना नहीं किया था। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कह रहा है कि राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते वही होंगे जो भारत की संसद द्वारा समय समय पर कानून द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। 1 नवंबर 1956 से पूर्व राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची के लेखानुसार थे। देखो, पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि वेतन भत्ते वही होंगे जो भारत की संसद द्वारा समय समय पर कानून द्वारा अवधारित किए जाएंगे। तो भाई संसद इसके लिए कानून नहीं बनाएगी। कानून कौन बनाएगी? राज्य का विधानमंडल कानून बनाएगा। इसके लिए राज्य का विधानमंडल बनाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? ये कथन अपना क्या हो गया? गलत हो गया। सेकंड कथन कह रहा है कि 1 नवंबर 1956 से पूर्व है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस क्लास जब हम डिस्कस कर रहे थे उसमें मैंने आर्टिकल 158 पढ़ाया था, 158(4). उसमें पढ़ाया था कि भाई वेतन भत्तों के बारे में। उस समय मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर कोई भी पोस्ट है उसके लिए हमें क्या होना है, उनके वेतन भत्तों के लिए हमें कानून बनाना पड़ता है, अधिनियम बनाना पड़ता है। अगर मान लो किसी पोस्ट के लिए कोई अधिनियम नहीं बनाए, ठीक है, तो फिर उसको वेतन कैसे दिया जाएगा? तो उसको वेतन हमेशा दूसरी अनुसूची के अनुसार दिया जाएगा। किसके अनुसार? दूसरी अनुसूची के अनुसार। तो जहां पर भी ये स्टेटमेंट है वो हमेशा सही होगा, हमेशा सही होगा। मान लो अब राजस्थान के मंत्रियों के बारे में राजस्थान के विधानमंडल ने कोई कानून ही नहीं बनाया, ठीक है, कितना सैलरी मिलेगा, क्या सैलरी का आधार होगा, कहाँ से दी जाएगी, कुछ नहीं दिया हुआ है, तो फिर सैलरी कैसे मिलेगी? तो फिर उनको सैलरी राजस्थान अपने संविधान की जो दूसरी अनुसूची है उसके अनुसार मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस टाइप का जो भी स्टेटमेंट आए ना वो हमेशा सही रहेगा। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट अपना सही है। ये कह रहा है कि सही कूट कौन सा है? तो केवल 2 सही है अपना। अगला प्रश्न, राजस्थान के मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भैरव सिंह शेखावत एवं हरिदेव जोशी 2 ऐसे मुख्यमंत्री हुए जो राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष भी रहे।
भाई यहाँ ध्यान रखना, ये 2 नहीं 3 ऐसे मुख्यमंत्री हुए थे। कितने हुए? 3 ऐसे मुख्यमंत्री हुए जो नेता प्रतिपक्ष भी रहे। कौन कौन से? एक तो अपने रहे भैरों सिंह शेखावत, मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भी रहे। इसके बाद में हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी ये भी मुख्यमंत्री रहे और नेता प्रतिपक्ष रहे। और उसके बाद में अपना है वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री के साथ नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी रही है। तो ये 3 हो जाएंगे। तो ये पहला स्टेटमेंट अपना क्या हो गया? गलत। ठीक है। अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि भैरों सिंह शेखावत एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो नेता प्रतिपक्ष एवं प्रोटेम स्पीकर दोनों पोस्ट पे रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही है। देखो भैरों सिंह शेखावत क्या कह रहे हैं? मुख्यमंत्री भी रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहे और प्रोटेम स्पीकर भी रहे। 3 पोस्ट के रूप में, बड़ी जो 3 पोस्ट हैं उन पर ये विराजमान रहे हैं। ठीक है। तो भैरव सिंह शेखावत अपना आंसर स्टेटमेंट सही है। अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि टीकाराम पालीवाल एवं जगन्नाथ पाटिया राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के सदस्य रहे। अभी हमने डिस्कस कर लिया, टीकाराम पालीवाल और जगन्नाथ पाटिया है वो संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे हैं। तो अपना ये हो गया सही। ये पूछा सही कूट कौन सा है, तो सही कूट कौन सा अपने 2 और 3 अपने सही है। 2 नंबर अपना आंसर। अगला प्रश्न, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थोड़ा देख लेते हैं उप मुख्यमंत्री वाला भी। उप मुख्यमंत्री, देखो उप मुख्यमंत्री के बारे में पहली चीज ये है कि इसका संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। संविधान में इस टाइप की कोई पोस्ट नहीं है, संविधान में उल्लेख नहीं। इसका मतलब इस उप मुख्यमंत्री के लिए कोई भी अनुच्छेद हमें याद नहीं रखना है। अब याद रखना है कि राजस्थान में अब तक कितने उप मुख्यमंत्री बने हैं। तो राजस्थान में अब तक कुल कितने? 7 उप मुख्यमंत्री बने। इनसे नया क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? एक साइड दे दे कि भाई मुख्यमंत्री और दूसरी साइड दे दे उप मुख्यमंत्री, और पूछ ले कि भाई इनमें से कौन सा जोड़ा है वो सही है। मतलब कोई मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बना है, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक है। जैसे अभी दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा हैं, तो इनके मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? भजनलाल शर्मा। उस टाइप से ये मैचिंग वाला पूछ सकता है। ठीक है। तो हमें सातों के सातों याद रखना है। मुश्किल नहीं, बहुत ईजी है। एक साइड हम रख लेते हैं उप मुख्यमंत्री और दूसरी साइड रख लेते हैं मुख्यमंत्री। रख ये मुख्यमंत्री। सबसे पहले उप मुख्यमंत्री कौन है? टीकाराम पालीवाल। किसके समय उप मुख्यमंत्री रहे? जयनारायण व्यास, जयनारायण व्यास। सेकंड, हरिशंकर भाबड़ा। मुख्यमंत्री उस समय थे भैरों सिंह शेखावत। 3 नंबर, बनवारी लाल बैरवा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। 4 नंबर, कमला बेनीवाल। 5 नंबर, सचिन पायलट। 6 नंबर और 7 नंबर, 2 वर्तमान में जो उप मुख्यमंत्री हैं, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे इनके समय? अशोक गहलोत ही रहेंगे। दिया कुमारी जी के समय भजनलाल शर्मा, भजनलाल शर्मा। तो ये अपने 7 मुख्यमंत्री हो गए और इनके सामने इनके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री भी हो गए। अब हमें ध्यान रखना है टीकाराम पालीवाल ये प्रथम उप मुख्यमंत्री। हरिशंकर बावड़ा, इनके बारे में 2 चीजें हैं। क्या है? एक तो ये विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष। दूसरा, इनका कार्यकाल है वो उप मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक रहा है। फिर कमला बेनीवाल
न्यूनतम कार्यकाल, न्यूनतम कार्यकाल, प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री, फिर दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा। और क्या हो सकता है, कितनी महिलाएं रही है, तो 2 महिलाएं हैं वो उप मुख्यमंत्री राजस्थान के अभी तक रही है, कमला बेनीवाल और दिया कुमारी। ठीक है, टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास, हरिशंकर बाबड़ा, भैरव सिंह शेखावत, बनवारी लाल बेरवा, अशोक गहलोत, कमला बेनीवाल, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, दिया कुमारी, भजनलाल शर्मा, प्रेमचंद बेरवा, भजनलाल शर्मा। प्रथम उप मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, हरिशंकर बाबड़ा उप मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल, और हरिशंकर बाबड़ा है वो ऐसे उप मुख्यमंत्री रहे हैं जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। कमला बेनीवाल उप मुख्यमंत्री के रूप में न्यूनतम कार्यकाल, 2 महिलाएं उप मुख्यमंत्री रही हैं, कमला बेनीवाल और दिया कुमारी। संविधान में उप मुख्यमंत्री जैसी पोस्ट का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, टीकाराम पालीवाल एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हुए जो पहले मुख्यमंत्री थे, उसके बाद में उप मुख्यमंत्री बने थे। पहले ये क्या थे, मुख्यमंत्री थे, उसके बाद में जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री बन गए, तब ये क्या बन गए, उप मुख्यमंत्री। ठीक है, तो ये अपने साथों के साथ चीजें आपको याद होनी चाहिए, इसमें मैचिंग में किसी भी रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब अपने प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान में सर्वाधिक एवं न्यूनतम कार्यकाल वाले उप मुख्यमंत्री क्रमशः कमला बेनीवाल एवं हरिशंकर बाबड़ा रहे हैं। सर्वाधिक कौन रहे, हरिशंकर बाबड़ा, न्यूनतम कमला बेनीवाल। इसका मतलब ये क्या हो गया, उल्टा दे दिया। राजस्थान में कुल 3 महिलाएं उप मुख्यमंत्री रही हैं, कितनी रही है, 2 रही है, तो गलत हो गया। हरिशंकर बाबड़ा राजस्थान के ऐसे उप मुख्यमंत्री रहे जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सही कूट अपना कौन सा हो जाएगा, केवल 3 नंबर अपना आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार को बचाने के लिए पहली बार निर्दलीय विधायक को मंत्रिमंडल में, मंत्रिपरिषद में शामिल किया था? तो ध्यान रखना, भैरव सिंह शेखावत है, उनके पास स्पष्ट बहुमत नहीं था, तो उस स्थिति में इन्होंने अपनी सरकार को बचाने के लिए किसी निर्दलीय को क्या किया था, मंत्रिपरिषद में शामिल बना किया था, मतलब मंत्री बनाया था। तो कौन थे अपना आंसर, भैरव सिंह शेखावत सरकार। 3 नंबर अपना आंसर हो गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से असत्य कथ्य की पहचान कीजिए। असत्य, गलत कौन सा स्टेटमेंट है? राजस्थान में पहली बार मध्यावधि चुनाव 1980 में हुए थे, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 1977 में जब भैरव सिंह शेखावत सरकार बनी थी, उसके बाद में 1980 में क्या हो गए थे, मध्यावधि चुनाव हो गए थे, बिल्कुल सही है। टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया था, अभी हमने डिस्कस किया था। पहले टीकाराम पालीवाल, इन दोनों को स्टेटमेंट को एक साथ देख लेते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट अपना सही है। फोर्थ स्टेटमेंट है कि जैन राष्ट्रीय आपातकाल के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे, बिल्कुल। 75 में राजस्थान के सीएम कौन थे, हरिदेव जोशी थे, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि किशनगढ़ सीट से कांग्रेस विधायक इंद्रनाथ मोदी के त्याग पत्र देने के बाद वहां हुए उपचुनाव में जयनारायण व्यास विजयी रहे एवं राज्य के मुख्यमंत्री बने। ये स्टेटमेंट अपना गलत है, इसलिए ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब सीन यह हुआ था कि राजस्थान में 1952 में सबसे पहले आम चुनाव हुए थे, हम सब जानते हैं, ठीक है, प्रथम चुनाव हुए थे। उस समय जयनारायण व्यास है, जयनारायण व्यास, जयनारायण व्यास ने 2 जगह से चुनाव लड़ा था। कितनी जगहों से, 2। कौन कौन सी, जोधपुर शहर बी और जालौर ए। और जालौर ए से, इन 2 सीट से चुनाव लड़ा, ठीक है, लड़ दिया। परंतु दिक्कत ये हुई थी कि दोनों सीटों से जयनारायण व्यास है वो अपना चुनाव हार गए थे, ठीक है, हार गए थे। तो इसलिए क्या हुआ, मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। तो जयनारायण व्यास ने अपने जो खास विश्वस्त आदमी थे टीकाराम जी पालीवाल, इनको मुख्यमंत्री बना दिया और कहा कि भाई जब तक मैं चुनाव जीत के नहीं होऊंगा तब तक आप क्या बन गो, मुख्यमंत्री बन जाओ। तो इसीलिए जो टीकाराम पालीवाल की सरकार, तो इसे काम चलाओ सरकार भी कहते हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या हुए थे, जयनारायण व्यास ने कांग्रेस के एक विधायक थे किशनगढ़ से, कहां से, किशनगढ़ से, उनका नाम था चांदमल मेहता। क्या नाम था, चांदमल मेहता। क्योंकि ये किशनगढ़ सीट थी, ये कांग्रेस के लिए ज्यादा सेफ सीट थी, सुरक्षित थी, इसीलिए चांदमल मेहता ने क्या कर दिया, किशनगढ़ सीट से इस्तीफा दे दिया, एमएलए के रूप में इस्तीफा दे दिया, विधानसभा के सदस्य के रूप में इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा स्वीकार हो गया, इसके इसका मतलब क्या हो गया कि किशनगढ़ की सीट क्या हो गई, अब खाली हो गई। फिर इसलिए यहाँ पर किशनगढ़ में उपचुनाव हुए और उपचुनाव में जयनारायण व्यास उम्मीदवार बने कांग्रेस के,
और जयनारायण व्यास विजयी हुए। तो जयनारायण व्यास विजयी हुए तो इन्होंने टीकाराम पालीवाल ने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। टीकाराम पालीवाल ने इस्तीफा दिया, उसके बाद में जयनारायण व्यास है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं। जब जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो टीकाराम पालीवाल को राजस्थान का उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। ठीक है, इसीलिए टीकाराम पालीवाल पहले मुख्यमंत्री बने, उसके बाद में उप मुख्यमंत्री बने। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट में गलत क्या हुआ कि किशनगढ़ सीट से कांग्रेस विधायक इंद्रनाथ मोदी नहीं थे, कौन थे, चांदमल मेहता थे। बाकी सारा स्टेटमेंट सही है, जयनारायण व्यास मुख्य बिल्कुल सही है, परंतु यहाँ ये गलत हो गया, इसलिए ये स्टेटमेंट अपना क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो ये इस स्टेटमेंट से ये सेकंड स्टेटमेंट भी अपने क्लियर हो रहा है कि भाई ये इस्तीफा इन्होंने क्यों दिया था टीकाराम पालीवाल ने। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो गया, 3 नंबर हो गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं वहां पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 239 क के तहत की जाती है। किसके तहत, 239 क के तहत। दिल्ली का मुख्यमंत्री इस्तीफा किसको देगा, ध्यान रखना, जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है ये अपना इस्तीफा देगा है, त्याग पत्र है, वो राष्ट्रपति को देता है, परंतु इनको शपथ कौन दिलाता है, उपराज्यपाल। कौन दिलाता है, उपराज्यपाल। ये आपको ध्यान रखना है। तो अपना आंसर दो स्टेटमेंट दोनों सही है, तो सही कूट दोनों सही है। अगला प्रश्न है, मंत्रियों के मध्य विभागों के बंटवारे के आदेश कौन जारी करता है, कि भाई कौन से मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिला है, इसके आदेश जारी कौन करेगा। विधानसभा सचिवालय, राज्यपाल, मंत्रिमंडलीय सचिवालय और विधानसभा सचिवालय। तो ये भाई ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ये मंत्रिमंडलीय सचिवालय होता है यह मंत्रियों के मध्य विभागों के बंटवारों के आदेश जारी करता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 164 एक के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। अनुच्छेद 164 एक के अनुसार मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करेंगे। और अनुच्छेद 164 दो देख लेते हैं भाई। अनुच्छेद 164 है वो मुख्यमंत्री से संबंधित जितने भी आर्टिकल हम पढ़ेंगे उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है और जहां से क्वेश्चन पूछने की सबसे ज्यादा प्रबल संभावना होती है वो है अपना अनुच्छेद 164। इसको आपको ढंग से पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले अनुच्छेद 164, आर्टिकल 164। अनुच्छेद 164 कहता क्या है, इसमें है मंत्रियों के संदर्भ में प्रावधान। क्या है, मंत्रियों के बारे में प्रावधान। देखो ध्यान रखना, मंत्रियों में मुख्यमंत्री भी शामिल होता है। मुख्यमंत्री क्या होता है, मंत्रियों का मुख्य होता है, प्रमुख होता है। ठीक है, अब अपने इसमें जितने भी सब क्लोज है वो आपको सारे याद करने हैं। एग्जाम अब आरपीसी ये नहीं पूछ रही कि सीधा आर्टिकल 164 में क्या है, ये पूछ रही कि 164 3 में क्या है, 164 1 में क्या है, 164 5 में क्या है, ये पूछ रही है। 158 3 के अंदर क्या है, ये चीजें आपको याद रखनी। 158 सबको याद है, इसके अंदर जो सब क्लोज है वहां से क्वेश्चन आजकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन आपको पता है कि कितना एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता है और मेरिट में कितना बड़ा रोल अदा करता है, तो हमें सब क्लोज भी याद करने। ठीक है, सबसे पहले अनुच्छेद कौन सा होगा, 164 एक। 164 एक ये कहता है कि जो मुख्यमंत्री है इसकी नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी, राज्यपाल द्वारा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति सीएम की सलाह पर राज्यपाल द्वारा। इसमें 2-3 चीजें लिखी हुई वो सारी आपको याद करनी है। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करेंगे। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करेंगे। ठीक है साहब, इसके अलावा झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और एमपी में जनजातीय एवं ओबीसी कल्याण मंत्री की नियुक्ति भी की जाएगी। इसका उल्लेख भी अनुच्छेद 164 एक में किया गया। अनुच्छेद 164 कहता है
मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, पहली बात ये लिखी हुई है। दूसरी बात इसमें लिखी हुई है कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह से की जाएगी। अगला इसमें लिखा हुआ है कि मंत्री है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करेंगे। इसके बाद में लिखा हुआ है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में जनजातीय ओबीसी कल्याण मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। इसका भी उल्लेख इसमें किया हुआ है। अभी एक स्टेटमेंट हम यहाँ लाइन पढ़ रहे हैं कि मंत्री होते हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं। इसका मतलब क्या ये है कि जब मुख्यमंत्री को राज्यपाल चाहे, मंत्री को राज्यपाल चाहे, राज्यपाल उसको पद से हटा सकता है? नहीं। जब चाहे तब राज्यपाल मंत्री को अपने पद से नहीं हटा सकता। तो फिर ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करेगा, इसका वास्तविक मतलब क्या है, रियल मीनिंग क्या है? तो वास्तविक अर्थ यह है कि जब तक मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद के पास विधानसभा में स्पष्ट बहुमत है तब तक राज्यपाल उनको नहीं हटा सकता। अगर उनके पास स्पष्ट बहुमत का अभाव है तो उस स्थिति में राज्यपाल मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद को हटा सकता है। ठीक है, वास्तविक अर्थ ये हुआ कि जब तक उनके पास बहुमत है तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। तो ये अपना आर्टिकल 164(1) हो गया। 164(1) के अंतर्गत एक बात, 2, 3 और 4 चीजें इसमें मेंशन है। ये चारों के चारों आपको चीजें याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद में 164(2), 164(1) के अंदर सब क्लोज देख रहे हैं। 164(1) ये सब क्लोज है। इसमें लिखा हुआ है मंत्रियों की संरचना। क्या है? मंत्रियों की संरचना या मंत्रिपरिषद की संरचना ज्यादा सही रहेगा। मंत्री परिषद की संरचना। देखो, मंत्रिमंडल की संरचना नहीं होती, मंत्रिपरिषद की संरचना होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या निश्चित होती है, अधिकतम और न्यूनतम। या इससे ज्यादा नहीं हो सकते, इससे कम हो नहीं हो सकते। परंतु मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट जो मंत्री होते हैं उसमें अधिकतम और न्यूनतम सदस्यों का प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद की संरचना, इसका मतलब क्या हो गया कि मंत्री कितने मंत्री होंगे, न्यूनतम और अधिकतम। ठीक है, ये कौन से अनुच्छेद में? 164(1). ध्यान रखना, इसमें मुख्यमंत्रियों की जो अधिकतम संख्या है, मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या दोनों दे रखी। अधिकतम सदस्य सीएम सहित विधानसभा के कुल सदस्यों की 15%, और न्यूनतम सीएम सहित 12 सदस्य। और इसको जोड़ा कौन से? 91 संविधान संशोधन 2003 द्वारा। और ये 91वां संविधान संशोधन 1 जनवरी 2004 को लागू हुआ। ये अपना अनुच्छेद 164(1) का पूरा हो गया। इसमें लिखा हुआ है मंत्रिपरिषद की संरचना, मतलब मंत्रिपरिषद में अधिकतम एवं न्यूनतम सदस्य कितने होंगे। अधिकतम सदस्य कहेंगे तो सीएम सहित विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% होगा। कितना? विधानसभा के कुल सदस्यों का 15%। इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है। जैसे अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अपने कितने विधानसभा के सदस्य? 200 इंटू 15% अपॉन 100 कितने हो गए? 15 2 30। इसका मतलब 29 मंत्री और 1 मुख्यमंत्री राजस्थान में इतने अधिकतम हो सकते हैं। न्यूनतम के बारे में क्या कह रहे हैं? मुख्यमंत्री सहित 12 सदस्य, 12% नहीं, ध्यान रखना यहाँ सिर्फ 12 सदस्य है। इसका मतलब क्या हो गया? 1 सीएम हो गया और 11 अन्य मंत्री। यहां पर ध्यान रखना 15% है, यहां केवल संख्या दी हुई है 12। इसको आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूजन नहीं करना है। ठीक है, अब ये जो 91वां संविधान संशोधन 2003 है, इसके माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 164(1) का जोड़ा गया। क्वेश्चन पूछा जाए 91वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ, तो 1 जनवरी 2004 को यह लागू हो गया था, प्रभावी हो गया था। ठीक है, तो ये हो गया अनुच्छेद 164(1) क। इसके बाद में अनुच्छेद आता है 164(1) ख। देखो भाई, पहले तो 164(1) आया, फिर 164(1) के अंदर क आ गया, फिर अनुच्छेद 164 के अंदर क्या आ गया? ख आ गया, 1 ख। इसमें है मंत्रियों के लिए दल बदल संबंधी प्रावधान।
दल बदल संबंधी प्रावधान। मतलब मंत्री भी अगर कोई दल बदल कर लेता है तो उस पर क्या कार्रवाई होगी, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 164 एक ख में किया गया है। हम सब जानते हैं कि दल बदल से संबंधित संविधान की 10वीं अनुसूची है, जिसको 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। परंतु ध्यान रखना, ये जो 1 है इसको 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया। इसका मतलब क्या हो गया कि 1985 में जो 52वां संविधान संशोधन किया गया था उसमें मंत्रियों पर दल बदल संबंधी कोई प्रावधान लागू नहीं थे। तो मंत्रियों पर दल बदल संबंधी प्रावधान 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा लागू किए गए और कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 164 एक ख में किया गया। ठीक है, इसके बाद में अपना अनुच्छेद आता है 164 2। इसमें लिखा हुआ है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 164 2 में किया गया है। इसके बाद में अपना अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 164 3। मंत्रियों को शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएगा। अनुच्छेद 164 3 के अंदर शपथ का उल्लेख है कि शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। फिर अनुच्छेद 164 4, कोई मंत्री अगर 6 माह तक विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है, ठीक है, तो उस स्थिति में उसको अपने मंत्री पद से त्याग पत्र देना होगा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि हम जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर विधानसभा का या विधान परिषद का सदस्य नहीं है, उसके बावजूद भी उसको मंत्री या मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। मतलब जैसे मान लो मैं हूं, मैं ना तो विधानसभा का सदस्य हूं ना विधान परिषद का सदस्य हूं, या फिर स्पेसिफिक बात की जाए राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान में मैं विधानसभा का सदस्य नहीं हूं या आप नहीं हो, ठीक है। भजन लाल जी सरकार को इस्तीफा दे दो, भजन लाल जी ने मुख्यमंत्री के रूप में इस्तीफा दे दिया, तो हो सकता है मैं भी या फिर आप भी राजस्थान के मुख्यमंत्री बन सकते हो। संविधान में इसमें छूट दे रखी है, परंतु इसमें यह कंडीशन दे रखी है कि आपको 6 माह के भीतर भीतर क्या करने होंगे? विधान मंडल की सदस्यता को ग्रहण करना जरूरी है। कितना टाइम पीरियड है? 6 माह। अगर 6 माह के भीतर आपने विधान मंडल की सदस्यता ग्रहण नहीं किए तो उसको आपको अपने पोस्ट से इस्तीफा देना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा, ठीक है। तो मुख्यमंत्री भी बन सकता है, मंत्री भी बन सकता है। स्टेटमेंट में कुछ भी आए, अपना आंसर सही होगा कि कोई भी व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य हुए बिना मंत्री या फिर मुख्यमंत्री बन सकता है। कितने समय के लिए? 6 माह तक। 6 माह तक, अगर 6 माह बाद अगर वो सदस्यता ग्रहण नहीं करता है तो फिर उसको त्याग पत्र देना होगा। इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद 164 4 में किया गया। इसके बाद में अपना अनुच्छेद आता है 164 5। इसमें लिखा हुआ है कि मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण, मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण राज्य का विधानमंडल करेगा। कौन करेगा? राज्य का विधानमंडल करेगा। और ये थे अपने 164 आर्टिकल है, उसके क्लोज और सब क्लोज सारे, ठीक है। एक बार वापस देख लेते हैं। अनुच्छेद 164 मंत्रियों के बारे में उपबंध। इसमें अनुच्छेद 164 एक कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी एवं राज्यपाल की सलाह पर ही, मुख्यमंत्री की सलाह पर ही राज्यपाल द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। और मंत्री है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करेंगे, परंतु छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश राज्यों में जनजातीय एवं ओबीसी कल्याण मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। उसके बाद में अनुच्छेद 164 1 क, इसमें क्या दिया हुआ है? मंत्रिपरिषद की संरचना। मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या मुख्यमंत्री सहित विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी, परंतु मंत्रिपरिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या मुख्यमंत्री सहित कितनी होगी? 12 होगी। और इस आर्टिकल को 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया, और 91वां संविधान संशोधन 2003 है वो 1 जनवरी 2004 को लागू हुआ था। इसके बाद में अनुच्छेद 164 एक है,
इसमें है मंत्रियों के लिए दल बदल संबंधी प्रावधान, और यह प्रावधान भी 91वें संविधान संशोधन 2003 में जोड़े गए। इसका मतलब अनुच्छेद 164 एक का और एक है, ये दोनों 91वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। बहुत ज्यादा डीप में, पर आपको याद करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं। इसके बाद में अनुच्छेद 164(2) मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। फिर अनुच्छेद 164(3) मंत्रियों को शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाएगी। अनुच्छेद 164(4) यदि कोई व्यक्ति 6 माह तक विधान मंडल का सदस्यता ग्रहण नहीं करता है तो उस मंत्री को 6 माह के बाद अपने पद से त्यागपत्र देना अनिवार्य है। और अनुच्छेद 164(5) मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण राज्य के विधान मंडल द्वारा किया जाएगा। ये अपना संविधान का अनुच्छेद 164 पूरा। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन क्या था डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मंत्रिपरिषद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करेंगे, ये भी सही। अब अपने क्या होता है एग्जाम में, क्या होता है कि ये दो देख लेते हैं, यहाँ पर भी 164(1), यहाँ पर भी, फिर अपने लगता है अपने लगाते हैं एक्स्ट्रा माइंड कि यार ये दोनों चीजें तो कैसी हो सकती है एक आर्टिकल में, फिर हमें लगता है यार ये तो सही है, ये तो गलत होगा, हम ये गलती करते हैं। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है। फिर अनुच्छेद 164(2) के अनुसार मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, ये अभी स्टेटमेंट अपना क्या है, सही है। तो अपने क्या तीनों स्टेटमेंट सही सही कूट कह रहा है, तो सी अपना आंसर हो गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान के मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या राजस्थान के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, बिल्कुल अभी डिस्कस कर लिया था। राजस्थान के संविधान, भारत के संविधान के 91वें संविधान संशोधन के उपरांत राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी, ये भी सही है। तो ये कह रहा है सही कूट, तो अपने दोनों कूट है कि वो क्या है, सही है। अगला प्रश्न, कह रहा है कि यदि किसी राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में निर्दिष्ट अनुमेय सीमा से अधिक हो तो भारतीय संविधान क्या कार्रवाई कर सकती है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि मान लो अभी हमने 91वां संविधान संशोधन पढ़ा 164(1) क, उसमें पढ़ा था कि मंत्रिपरिषद के अधिकतम सदस्य कितना हो सकते हैं, विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती। अब ये कह रहा है कि मान लो किसी राज्य में मंत्रिपरिषद की सदस्यों की संख्या 15% से अधिक हो तो फिर उस स्थिति में क्या होगा। तो उस स्थिति में सिंपल सी एक चीज याद रखनी है, राष्ट्रपति द्वारा सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से 6 माह के भीतर अनुरूपता लाई जाएगी, बस। ये 3 चीजें याद रखनी। इसका मतलब क्या करेगा, राष्ट्रपति एक सार्वजनिक अधिसूचना जारी करेगा और उस अधिसूचना के माध्यम से सरकार को 6 माह का अल्टीमेटम देगा, और सरकार 6 माह के भीतर क्या करेगी, ये 15% वाला जो रूल है इसको फॉलो करेगी। ठीक है, तो क्या करेगी, राष्ट्रपति द्वारा सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से 6 माह के भीतर इसमें अनुरूपता लाई जाएगी। तो ऑप्शन क्या कह रहा है, 6 माह के भीतर अनुरूपता लाई जाएगी, बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं, किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं, अतिरिक्त मंत्रियों की तत्काल बर्खास्ती, ये भी नहीं होगा। 6 माह के भीतर अनुरूपता लाएगी, और ये अनुरूपता लाएगा कौन, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन में अपने राज्यपाल आएगा ना, ध्यान रखना वो वहां गड़बड़ी हो सकती है। अपने क्या करेंगे, राज्यपाल को देखते ही भावुक हो जाते हैं कि यार राज्य सरकार का विषय है, इसका मतलब राज्यपाल होगा। तो राज्यपाल नहीं होगा, अनुरूपता कौन लाएगा, राष्ट्रपति अनुरूपता लाएगा। अपना आंसर 1 नंबर सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है, क्या स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल। अभी हमने डिस्कस किया था कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा, मतलब मुख्यमंत्री जिन जिन नामों को रिकमेंड करेगा उन्हीं नामों को राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद या मंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाएगी, तो बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री है जो कि मंत्रियों के बीच विभागों के आवंटन और फेरबदल करता है, बिल्कुल सही है। मतलब किस व्यक्ति को कौन सा मंत्रालय मिलेगा, किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिलेगा, इसका डिसीजन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है।
किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। और बाद में अगर मुख्यमंत्री को लगता है कि नहीं, विभाग संबंधित मंत्री के पास सही नहीं है, तो फिर ये विभागों में चेंज भी कर देते हैं। किसी के पास मान लो ऊर्जा मंत्रालय है, तो उसको चेंज करके बाद में परिवहन मंत्रालय भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि अनुच्छेद 164(5) के अनुसार मंत्रियों के वेतन भत्ते राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। बिल्कुल सही, अभी हमने इसके बारे में डिस्कस कर दिया। तो सही कूट अपने तीनों ही सही है, 2 नंबर अपना आंसर हो गया। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री की शक्ति है? नहीं। राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का उत्तरदायित्व है? नहीं। राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य, ये सही है। राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री की जवाबदेही नहीं। ये क्या है? राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? पूछ सकता है कि मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लेख के संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? ये मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लेख, मतलब संविधान में मुख्यमंत्री के 3 कर्तव्य बताए गए हैं। ठीक है, उनका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? तो 167 में। या ये देख सकता है कि राज्यपाल को जानकारी का देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है, ये कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 167 में। अब राज्यपाल क्या जानकारी देगा, या राज्यपाल मुख्यमंत्री क्या क्या कर्तव्य मुख्यमंत्री के? तो पहला कर्तव्य है कि अगर मुख्यमंत्री को राज्य के प्रशासन के बारे में या विधायन के बारे में जो भी जानकारी घटित हो रही है, उन सब जानकारियों को राज्यपाल के साथ साझा करना, ये मुख्यमंत्री करेगा। अगर दूसरा, अगर राज्यपाल को ऐसा लगता है कि उसे किसी प्रशासन के बारे में या विधायन के बारे में जानकारी चाहिए, और वह मुख्यमंत्री से पूछेगा, तो फिर मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि राज्यपाल को वो जानकारी उपलब्ध करवाए। थर्ड, यदि किसी एक मंत्रिपरिषद के किसी एक सदस्य ने किसी एक विषय के बारे में कोई विनिश्चय कर दिया है और अन्य मंत्रियों ने नहीं किया है, तो फिर यह मुख्यमंत्री से आग्रह करेगा कि आपको अन्य मंत्रियों के समक्ष भी उस विषय को रखा जाए। ठीक है, तो उस स्थिति में भी मुख्यमंत्री क्या करेगा? उस विषय को सभी मंत्रियों के समक्ष रखेगा। तो ये मुख्यमंत्री के 3 संवैधानिक कर्तव्य है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 167 में। तो अपना 3 नंबर आंसर हो गया। ये कर्तव्य ध्यान रखना, क्या है? कर्तव्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक मंत्री के बाहर के साधन में एक या अधिक विभाग समायोजित कर मंत्रियों में राज्य सरकार के कार्य के आवंटन का काम करता है? राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से, मुख्यमंत्री राज्यपाल की पूर्वानुमति से, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश से, और मुख्यमंत्री राज्यपाल की सहमति से। तो ध्यान रखना, राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री की सलाह से। मुख्यमंत्री राज्यपाल की सलाह से क्या करता है? मंत्रियों के कार्य आवंटन से संबंधित नियम बनाता है। कार्य आवंटन से संबंधित नियम बनाता है। और इसका उल्लेख अगर आर्टिकल पूछा जाए तो आप याद रख सकते हो, देख लेना, अनुच्छेद 166(3) के अंतर्गत है, मंत्रियों के कार्य आवंटन से संबंधित नियम बनाने का उल्लेख है 166 में। और ये नियम बनाएगा कौन? ये नियम राज्यपाल बनाएगा। मंत्रियों के कार्य आवंटन के नियम राज्यपाल द्वारा बनाए जाएंगे। मंत्रियों में जो मंत्रालय होगा उसका निर्धारण कौन करेगा? मुख्यमंत्री करेगा। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की इसमें जरूरत नहीं है। दोनों चीजें हमने डिस्कस कर ली। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने पद पर रहते हुए एक बार भी विधानसभा का सामना नहीं किया: हरिदेव जोशी, जगन्नाथ पाटिया, हीरालाल देवपुरा, बरकतुल्ला का। अभी हमने डिस्कस कर लिया था पहले, हीरालाल देवपुरा थे, इन्होंने कभी भी राजस्थान विधानसभा का सामना नहीं किया था। अगला प्रश्न, असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। इधर राष्ट्रपति शासन दिया हुआ है, इधर मुख्यमंत्री दिया हुआ है। पहला राष्ट्रपति शासन मोहनलाल सुखाड़िया, बिल्कुल सही है, 1967 में। दूसरा हरिदेव जोशी 1977 में, बिल्कुल। तीसरा 1980 जगन्नाथ पाटिया नहीं थे, कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। तो ये स्टेटमेंट अपना क्या हो गया? ये युग्म गलत हो गया। चौथा भैरव सिंह शेखावत, बिल्कुल सही है, 1992-93। ये पहले मैंने प्रीवियस जो अपने राज्यपाल वाली क्लास थी उसमें भी बता दिया था कि आपको ये चीजें अपने जो राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगे इनके बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि महाधिवक्ता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनके वेतन भत्ते राज्यपाल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। थोड़ा महाधिवक्ता के बारे में देख लेते हैं ना।
महाधिवक्ता। सबसे पहले बात करें अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद संविधान का 165 में महाधिवक्ता का उल्लेख किया गया है। महाधिवक्ता की नियुक्ति सबसे पहले नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। कार्यकाल टेन्योर कितना होगा? संविधान में निश्चित नहीं, संविधान में कार्यकाल के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया, निश्चित नहीं। इसका मतलब है ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करता है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। ठीक है साहब। ये अपना त्याग पत्र किसको देगा? त्याग पत्र भी राज्यपाल को देगा। हटाएगा किस लिए? तो हटाने का आधार, हटाने के आधार का उल्लेख नहीं, का उल्लेख नहीं कि किसी महाधिवक्ता को किस आधार पर हटाया जाएगा, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं। इसके वेतन का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। ठीक है। सबसे पहले वेतन हो गया, उसके बाद में कार्यकाल हो गया, हटाने का कारण हो गया, और इसके बाद में त्याग पत्र हो गया। ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे, एक आर्टिकल है आर्टिकल 177, और इसके बाद में निजी वकालत भी कर सकता है। अनुच्छेद 177 में कि यह विधानमंडल के किसी भी सदन में भाग ले सकता है, बोल सकता है, परंतु मतदान नहीं कर सकता। इसके बाद में राजस्थान में इसका गठन राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के बाद किया गया। ठीक है। और राजस्थान के पहले महाधिवक्ता कौन थे? कास्तीवाल साहब। और वर्तमान में कौन है? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। ये अपने महाधिवक्ता से संबंधित महत्वपूर्ण चीजें। महाधिवक्ता का उल्लेख अनुच्छेद 165 में, नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, कार्यकाल निश्चित नहीं होता, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं। इसके बाद में त्याग पत्र राज्यपाल को देते हैं। हटाने का आधार दिया हुआ नहीं है कि किस आधार पर महाधिवक्ता को हटाया जाएगा। इसके बाद में इनके वेतन भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 177 के अनुसार, ध्यान रखना अनुच्छेद कौन सा है? 177। इसमें कहा गया है कि महाधिवक्ता विधानमंडल के किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, वहां बोल सकता है, परंतु मतदान नहीं करेगा। मतदान क्यों नहीं करेगा? क्योंकि महाधिवक्ता विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है। तो एकमात्र ऐसा सदन, मतलब एकमात्र ऐसी पोस्ट है जो विधानमंडल का सदस्य नहीं होने के बावजूद भी विधानमंडल की कार्रवाई में भाग ले सकती है, बोल सकती है। वो पोस्ट कौन सी है? अपने महाधिवक्ता। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और ये आर्टिकल कौन सा कहता है? 177। इसके बाद में ये जो महाधिवक्ता होता क्या है? ये सरकार का क्या होता है? राज्य सरकार का वकील होता है, जो राज्य सरकार की ओर से अदालत में राज्य सरकार की पैरवी करता है। ठीक है। ये महाधिवक्ता होता है, यह निजी वकालत भी कर सकता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये कोर्ट में अपने जो प्राइवेट खुद के जो कोई भी केस है उसको ले सकता है, परंतु ध्यान रखना ये निजी वकालत के दौरान राज्य सरकार के अगेंस्ट में किसी भी मुकदमे को नहीं लड़ सकता। क्यों? क्योंकि वो राज्य सरकार का ही क्या होता है? वकील होता है। इसीलिए वो राज्य सरकार के विपक्ष में कोई भी मामले में लड़ नहीं सकता, वो केस नहीं ले सकता। राजस्थान में बात करें तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के बाद में राजस्थान में महाधिवक्ता का पोस्ट बनाया गया है। और राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता की बात करें तो कासलीवाल साहब थे, और वर्तमान में बात करें तो राजेंद्र प्रसाद गुप्ता है, वो राजस्थान की क्या है? महाधिवक्ता है। ठीक है। तो प्रश्न देख लेते हैं कि इनके वेतन भत्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही है। इनकी नियुक्ति के आदेश कार्मिक विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं। ये अभी डिस्कस नहीं किया, तो अभी बाद में करूंगा। अनुच्छेद 177 के अनुसार ये राज्य विधानमंडल की बैठकों में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, परंतु मतदान नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है। ये अपना इस्तीफा राज्यपाल को देते हैं। बिल्कुल सही। अब सेकंड स्टेटमेंट का थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर देते हैं। इसमें कहता है
सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि इनकी नियुक्ति के आदेश कार्मिक विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं। अब इसमें आपको मैं एक चीज बताऊंगा, आप एग्जाम में जाओगे ना, एग्जाम हॉल में, तो ऐसे खूब सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं है। मतलब आपने जो कंटेंट पढ़ा है, क्लास पढ़ी है, जो भी किया आपने, उसमें उसके बारे में जानकारी नहीं है, ना आपने उसके बारे में पढ़ा है। फिर भी उस क्वेश्चन को आपको कॉमन सेंस के माध्यम से सोल्व करना है। कैसे करना है? कॉमन सेंस के माध्यम से सोल्व करना है, और आपके कॉमन सेंस यूज करोगे तो वो आपके सोल्व हो जाएंगे, 100% हो जाएंगे। ठीक है? कैसे? अब ये कह रहा है कि इनकी नियुक्ति कार्मिक विभाग द्वारा जारी की जाती है। अब हम सब जानते हैं कि कार्मिक विभाग होता है वो किससे संबंधित होता है? प्रशासन से संबंधित होता है। महाधिवक्ता क्या है? वकील। वकील यानी लॉ विभाग। तो आदेश कौन जारी करेगा? कार्मिक विभाग तो प्रशासन से संबंधित आदेश जारी करता है, तो इसके आदेश कौन जारी करेगा? सीधी सी बात है, विधि विभाग जारी करेगा, लॉ डिपार्टमेंट। तो अपना आंसर गलत हो गया ना, स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इससे क्वेश्चन सोल्व हो गया। नहीं पढ़ा हुआ है कोई दिक्कत नहीं, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जैसे पिछला आरएस प्री का कोई पेपर था जिसमें कोई शायद टेलीस्कोप का, लद्दाख वाली जो टेलीस्कोप थी उसके बारे में पूछा गया था, नहीं पता किसी को, उसमें हाइट भी बता दी गई थी कि वो लगभग 6000 की मीटर ऊंचाई पर स्थित है। तो वहाँ हमें ये कॉमन सेंस लगा था कि लद्दाख के पठार की ऊंचाई कितनी है, कि लगभग 5000 मीटर। ऑप्शन में दे रखा था कि ये लगभग 6000 मीटर ऊंचाई पर है, इसका उद्घाटन फलाने व्यक्ति ने इतना तारीख को किया था। नहीं जरूरी। तो अगर हमें वहाँ पता है, जियोग्राफी में मैंने पढ़ रखा है कि लद्दाख का पठार लगभग 4800 है, तो अपना वहाँ से क्वेश्चन सोल्व हो रहा था। बाकी चीजें हमें नहीं आती, कोई जानकारी नहीं। तो कुछ चीजें होती है वो कॉमन सेंस से ही सोल्व करनी होती है। ठीक है? और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आप मान के चलो, अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो सिर्फ कॉमन सेंस से होंगे। ठीक है? तो आप जब पेपर अटेम्प्ट करोगे उसको बिल्कुल ध्यान से करना है कि क्वेश्चन क्या पूछा है। अभी कई बार हम क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते ही यार ये तो कभी पढ़ा ही नहीं, ऑप्शन भी ढंग से नहीं पढ़ते, उसके बारे में सोचते नहीं। तो थोड़ा सा हमें क्वेश्चन के बारे में मनन करना चाहिए। 1 मिनट दो, मनन करो कि हाँ इसके बारे में क्या चीज हो सकती है, कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 2 या 3 क्वेश्चन तो 100% सोल्व हो जाएंगे। और 2 या 3 क्वेश्चन का आप मतलब सब तैयारी कर रहे हो तो आप समझ सकते हो कि कितना वेटेज है, क्या महत्व रखता है। ठीक है? तो आपको बस यही कह रहा हूँ कि एग्जाम जब पेपर दो उसको ढंग से अटेम्प्ट करना है, कॉमन सेंस का बिल्कुल यूज करना है, और स्टेटमेंट को क्वेश्चन क्या पूछे उसको ढंग से पढ़ना है बस। ठीक है? तो ये स्टेटमेंट अपने क्या हो गया, गलत हो गया। तो सही कूट क्या हो गया, 134। 134 अपना आंसर हो गया। अगला प्रश्न, राजस्थान के महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान के प्रथम कार्यवक महाधिवक्ता ए के माथुर थे। बिल्कुल, और ये फैक्चुअल जानकारी ध्यान रखना। ए के माथुर थे, वे राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक महाधिवक्ता थे। कौन? ए के माथुर। राजस्थान के महाधिवक्ता के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल जीसी कासलीवाल का है, जीसी कासलीवाल, जो राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता भी थे। इसके बाद में बीपी अग्रवाल महाधिवक्ता के रूप में 3 बार नियुक्त की गई। बिल्कुल ध्यान रखना भाई, बीपी अग्रवाल थे, ये राजस्थान के 3 बार महाधिवक्ता बने। और सबसे लास्ट में राजस्थान के वर्तमान महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद गुप्ता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट भी अपना सही है। तो ये सही कूट पूछा तो अपने चारों सही है, 4 नंबर अपना सही हो गया। तो इसी के साथ आज हमारे कितने क्वेश्चन थे, जो 26 क्वेश्चन थे मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद से संबंधित, उन सबको हमने डिस्कस कर लिया। आई होप आपको क्वेश्चन बिल्कुल पसंद आए होंगे, और आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना आपको कैसे लग रहे हैं, क्लास कैसी लग रही है, जो वैल्यू एडिशन दिया जा रहा है, क्वेश्चन का फॉर्मेट, क्वेश्चन पूछने का तरीका, स्टेटमेंट, और जो क्वेश्चन जो अभी नए क्वेश्चन आरपीसी जैसे पूछ रही है उन सब के अनुसार हम कितना कर रहे हैं, क्या और इसमें सुधार किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि नहीं और सुधार किया जा सकता है, जैसे 26 क्वेश्चनों की जगह 35 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, या फिर आपको लगता है कुछ और स्पेसिफिक किया जाए, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव दे सकते हैं। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।